हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसको ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ नहीं हो रहा था, लेकिन अगर अगर हम रियल लाइफ में देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में थोड़ा डिसिपेशन होता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो डिसिपेशन जब फोर्स एक्शन में आता है तो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाता है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऑसिलेटर में डैम्पिंग ना हो तो इसलिए हम एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं उस डैम्पिंग की अपोजिट डायरेक्शन में, और तब हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाता है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़रूरी नहीं है वही फ्रीक्वेंसी हो जो कि आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर की थी, उससे अलग भी हो सकती है जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये डैम्पिंग जो है वो इस मोशन को रिटार्ड करती है, जबकि जो अप्लाइड फोर्स है वो इसको कंटिन्यू रखना चाहता है। अब ऐसा ऑसिलेटर, तो ये जो ऑसिलेटर है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अलावा जो फ्रीक्वेंसी हम जिस फ्रीक्वेंसी का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उससे ऑसिलेट होने के लिए बाध्य हो जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर फोर्स ऑसिलेटर। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है फोर्स्ड ऑसिलेशन की, अगर वो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के तो उस केस में रेजोनेंस होता है मतलब मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। आगे हम देखें कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि वो एक हार्मोनिक फोर्स है या फिर कहें वेरिएबल फोर्स है, तो उस फोर्स को हम लिखते हैं एफ नॉट साइन पी टी की फॉर्म में, जो कि एक साइन की कर्व की फॉर्म में हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और जो डैम्पिंग हो रही है वो हमने पहले वीडियोस में देखा है कि डैम्पिंग गामा वी के इक्वल होती थी या गामा डी एक्स अपॉन डी टी के इक्वल होती थी, और रिस्टोरिंग फोर्स माइनस सी एक्स के इक्वल होता था। क्योंकि हम जो ये फोर्स लगा रहे हैं, हम जो ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो डैम्पिंग फोर्स के और रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इस पे प्लस साइन आया है। तो हम ये जो नेट फोर्स है उसको इक्वल लग रहे हैं एम ए या फिर एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के इक्वल, और फिर इसको रीअरेंज करके वाई गामा अपॉन एम को एक नया कांस्टेंट बना के सी अपॉन एम को ओमेगा नॉट स्क्वायर रख के ये जब वैल्यूज इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन मिलती है। और फिर हम कहते हैं कि अगर स्टेडी स्टेट अटेंड हो जाए, स्टेडी अटेंड होने पे क्या होगा कि हमारा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलने लगेगा। तो क्या होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी p अपॉन 2 पाई हो जाएगी, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया है एक्सटर्नल फोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी p अपॉन 2 पाई थी, और उसका एम्पलीट्यूड a साइन पी टी माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम इस तरह से इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन लेट कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन a साइन पी टी माइनस थीटा इसका मानना है। तो अगर इसका ये सॉल्यूशन मानना है तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा और इसका डबल डिफरेंशिएशन ये आएगा, और फिर इन वैल्यूज़ को x की वैल्यू को डी एक्स अपॉन डी टी को टी टू एक्स स्क्वायर को इस वाले में रखेंगे, और इस वाले में रखने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं कुछ इस तरह, और बाकी रीअरेंज करके और फिर हमारे पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ जाता है एफ नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर पी स्क्वायर। और इसको और सही से रीअरेंज करें इधर स्क्वायर हटाने के लिए तो इधर रूट आ जाता है। तो हमारे पास ये एम्पलीट्यूड आ गया फोर्स ऑसिलेटर का। तो अब हम इसमें क्योंकि रूट हटाया है तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपोजिट फेस में होती हैं। तो और उनका एम्पलीट्यूड की वैल्यू पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। एम्पलीट्यूड हम पॉजिटिव डायरेक्शन में देख रहे हैं इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं स्क्वायर रूट की।
तो आगे हम देखें कि इसका एंगल भी निकाल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू करके, और ये इसका फेस आ जाएगा, फेस डिफरेंस आ जाएगा। तो अब हम ये थीटा की वैल्यू निकाल के और एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाल के ये जो हमने एक्स लेट करा था इसमें रखेंगे। तो इसमें रखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आती है, एक्स इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ए की वैल्यू रखी है ये, और ये साइन थीटा की जगह ये वैल्यू रखी है, थीटा की जगह पी टी माइनस थीटा था ना। और इन वैल्यू को रखने के बाद हम ये देखते हैं कि इसके फेस में, ये फेस जो है ये, क्योंकि हम ये तो हमारा तो फ्रीक्वेंसी थी पी अपॉन टू पाई, तो इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन फेस इसका इतना फेस लैग कर रहा है, क्योंकि वहाँ तक पी टी माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा थोड़ा लैग कर रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ पी टी माइनस थीटा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि पी टी माइनस थीटा तो तब आता जब हमने सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, लेकिन उसकी अपनी भी तो कुछ फोर्स है, उसकी वजह से भी तो एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसलिए हम एक टर्म ए नॉट की ई की पावर माइनस के टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई एक एक्सटर्नल टर्म और जोड़ रहे हैं। क्यों? ये टर्म उसकी डैम्पिंग की वजह से है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड डैम्पिंग की वजह से कम हो रहा था। और ये वाली जो टर्म हम ऐड कर रहे थे पहले, ये टर्म उस एम्पलीट्यूड में टेक पार्ट करेगी जो फोर्स हम लगा रहे हैं। तो अब जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो इन दोनों का सम मानना है हम, कि एक डैम्पिंग वाले की वजह से एम्पलीट्यूड और एक फोर्स ऑसिलेशन की वजह से एम्पलीट्यूड। और फिर इन दोनों को हम देखें कि इसका एम्पलीट्यूड डिके कर रहा है, क्योंकि अगर हम इस वाली टर्म को देखें तो इसका एम्पलीट्यूड डिके कर रहा है की पावर माइनस के टी से, जो कि डैम्पिंग दिखा रहा है, और ये इस वाले का एम्पलीट्यूड डिके नहीं कर रहा है क्योंकि ये फोर्स्ड ऑसिलेशन दिखा रहा है, इसलिए ये रिमेन इनफेक्टिव है और ये डाइस आउट हो जाता है क्विकली, क्योंकि ई की पावर इसमें कंटेन है डैम्पिंग की वजह से। अब हम इसमें ये कहें कि अगर हम मान लो हम कहते हैं कि ये एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम हो, तो इस एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, तभी तो ए मैक्सिमम होगा। तो इसको मिनिमम करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन होती है फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल होना चाहिए। इस वैल्यू को अगर हम रखें तो हमारे पास p इक्वल टू आता है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, और इस वैल्यू को जब हम इसमें रखते हैं तो हमें मिलता है कि ये मैक्सिमम तब होगा जब p स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 0 के इक्वल होगा। और अगर ऐसा होगा तो p इसके इक्वल होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर के। अब ये जो एम्पलीट्यूड है डेविन ऑसिलेटर का वो मैक्सिमम होगा जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2k नॉट स्क्वायर रूट अपॉन 2 पाई के इक्वल होगी, या फिर हम उसे पी आर अपॉन पाई के भी इक्वल हो सकते हैं। तो हमें इससे पता लगा कि हमारी फ्रीक्वेंसी कब मैक्सिमम होगी, हमारा एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा। तो कब मैक्सिमम होगा? जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इतनी हो। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये जो फिनोमेना है जिसमें हमारी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी या फिर एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होता है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। लेकिन अगर इसी में हम बात करें कि जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती तो हम उसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो आगे हम कह रहे हैं कि ये नोट किया जा सकता है कि ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जो कि पी आर अपॉन 2 पाई की थी वो स्मॉलर है दोनों फ्रीक्वेंसी से। कौन कौन सी दोनों फ्रीक्वेंसी से? जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो हार्मोनिक ऑसिलेटर चल रहा था और जो फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई कर रहे हैं उन दोनों से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थोड़ी छोटी है, क्योंकि उसकी एक की फ्रीक्वेंसी थी पी अपॉन 2 पाई, एक की फ्रीक्वेंसी थी आपकी ओमेगा नॉट करके, तो उन दोनों से ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कम है। अब अगर हम इनकी वैल्यू की पी आर की वैल्यू रखें पी के लिए, तो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का ये एक्सप्रेशन आ जाता है एफ नॉट अपॉन 2k ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर रूट में। और क्योंकि ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर पी के स्क्वायर को इक्वल है, या फिर ये कहें ओमेगा नॉट स्क्वायर इसके इक्वल है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन ये आ जाता है हमारे पास। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर डैम्पिंग लो है, कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, हमारी जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है जो पी से हम डिनोट कर रहे थे एक्सटर्नल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो लगभग बराबर है, तो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन आ जाता है
एफ नॉट अपॉन 2km ओमेगा नॉट या फिर एफ नॉट अपॉन टाउ ओमेगा नॉट, जहाँ पे ये टाउ की वैल्यू रखती है। और वैसे भी हम जानते हैं कि अगर डैम्पिंग नहीं होगी तो के जीरो होगा, के जीरो होगा तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होगा। कहने का मतलब है पी अगर बराबर होगा तो एम्पलीट्यूड इतना होगा मैक्सिमम, और अगर डैम्पिंग नहीं होगी तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि डैम्पिंग हमेशा जीरो हो। और आगे अगर हम बात करें कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अगर कम हो, मतलब जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो या फिर जीरो हो, तो डैम्पिंग कम होगी। आगे देखें कि वी, तो फिर हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये जो रेशो है, ये जो है ऑसिलेटर का, जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जीरो है तो इसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो इस रेशो को कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, एफ नॉट टाउ अपॉन ओमेगा नॉट अपॉन एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। आगे हम देखें, ये भी देखा जा सकता है कि एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर एफ नॉट अपॉन एम सी अपॉन एम के इक्वल है। तो ये दिखाता है कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अगर नेग्लिजिबल है या जीरो है तो डैम्पिंग लो होगी, और एम्पलीट्यूड रेजोनेंस का कंट्रोल होगा ना ही मास से और ना ही डैम्पिंग से, फोर्स कांस्टेंट से आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कंट्रोल होगा। अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेग्लिजिबल है या ज़ीरो है, मतलब आप फोर्स ऐसा लगा रहे हैं जो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा, और डैम्पिंग अगर कम है तो इस केस में मास पे डिपेंड नहीं करता आपका एम्पलीट्यूड, किस पे डिपेंड करता है, फोर्स कांस्टेंट पे। तो आगे हम देखें कि अगर डैम्पिंग लो हो, ड्राइविंग फोर्स हाई हो, ओमेगा नॉट लगभग नेग्लिजिबल हो, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड का ही एक्सप्रेशन आता है। फिर आगे हम धीरे धीरे बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि पी ओमेगा नॉट से कम हो या फिर ओमेगा नॉट से ज़्यादा हो, तो फिर हमारी इक्वेशन के हिसाब से, इस वाली इक्वेशन के हिसाब से हमारा दोनों ही केसेस में एम्पलीट्यूड डिमिनिश होता है, गिरता है। और अगर पी की वैल्यू की बात करें एम्पलीट्यूड की, तो एफ नॉट अपॉन 2kp होता है। तो वो कब होगा, जब ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जीरो के इक्वल होगा, या फिर कहें पी ओमेगा नॉट के इक्वल होगा। इस केस में एम्पलीट्यूड रेजोनेंस होता है, मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिलता है। आगे अगर हम बात करें अगर के जीरो हो तो कोई भी डैम्पिंग नहीं होगी, ए बिकम्स इनफाइनाइट। अब इन चीज़ों को देख लेते हैं, है ना, इस ग्राफ की हेल्प से देख लेते हैं। तो आप ये देखें कि अगर के जीरो है मतलब डैम्पिंग नहीं है, तो के ए इनफाइनाइट हो रहा है। तो ये दो ग्राफ आप देख सकते हैं, इन दो ग्राफ में जब आपका के जीरो है, यहाँ पे जब जीरो है तो ये दोनों ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो हम इन दोनों ग्राफ्स को यहाँ से समझ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा था पी ओमेगा नॉट से कम हो या ओमेगा नॉट से ज़्यादा हो तो एम्पलीट्यूड डिमिनिश होगा। तो आप ये देख रहे हैं पी इधर ओमेगा नॉट ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इस तरफ पी कम हो रहा है तब भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है। इधर पी ओमेगा नॉट से ज़्यादा है तब भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोनों ही साइड एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है। जब पी ओमेगा नॉट के बराबर है तो ही एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर डैम्पिंग जीरो है तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो रहा है। अगर कम डैम्पिंग है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और अगर मीडियम डैम्पिंग है तो एम्पलीट्यूड उससे कम है, हैवी डैम्पिंग है तो एम्पलीट्यूड और कम है। कहने का मतलब ये है ड्रिवन हार्मोनिक लिंक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड डैम्पिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सब बातें हमने इसमें बात करी। आगे हम ये भी देख लेते हैं कि पीक वैल्यू एक ही है, वो डिफरेंट होती है डिफरेंट केसेस ऑफ डैम्पिंग में, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे जैसे डैम्पिंग की बात हो। तो अगर डैम्पिंग ज़्यादा लार्ज नहीं है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है ओमेगा नॉट के, और अगर ज़्यादा हाई डैम्पिंग है तो फ्रीक्वेंसी, तो पीक वैल्यू लेस देन ओमेगा नॉट पे लाई करती है, अगर एट फ्रीक्वेंसी लेस देन ओमेगा नॉट पे। और अगर हम ये देखें इन कर्व्स का दोनों तरफ ही ये कर्व्स डिक्लाइन हो रही हैं। और अगर हम ये बात करें कि ये जो कर्व है हैवियर डैम्पिंग के केस में स्टीपर है, अगर आप ये देखें तो ये जो है ज़्यादा डैम्पिंग है तो फिर ये कर्व का स्लोप कम है, और जैसे जैसे डैम्पिंग कम हो रही है वैसे वैसे इनका स्लोप ज़्यादा है। ये सब ग्राफ हम इससे एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू।